हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद पुनीता तिवारी। तो आज आप लोगों के लिए साइंस के कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये स्पेशली जूनियर सुपरटेट और जो लेखपाल की वैकेंसी आ रही यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू लेखपाल की जो वैकेंसी आ रही है उसमें जनरल साइंस में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। ठीक है, इसमें साइंस के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ओनली 19 क्वेश्चन है, बट उस क्वेश्चन के फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप उस फैक्ट को नोट करते हुए जाइएगा। ठीक है, आज के क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं, लेकिन धीरे धीरे करके ये सीरीज़ हम आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा। तो अगर आपको समझ में आता है ये, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, इससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और हम आपके लिए और भी क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है आपका, भार की एसआई यूनिट क्या है। ठीक है, तो भार की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन। ध्यान दीजिएगा, एसआई यूनिट भार की न्यूटन है। ठीक है, तो कुछ और भी राशियाँ होती हैं जिनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, भौतिक राशियाँ 7 भौतिक राशियाँ होती हैं। एक लंबाई, जिसे एल से डिनोट करते हैं, लंबाई, इसका जो मात्रक होता है वो मीटर होता है। ठीक है, प्रतीक इसको मीटर में डिनोट करते हैं। फिर द्रव्यमान यानी मास है, एम मास है, और इसका प्रतीक क्या होता है? इसको केजी से डिनोट करते हैं, मास। फिर आपका आ गया टाइम, टाइम है। ठीक, टाइम को किससे करते हैं? सेकंड, टाइम सेकंड है। फिर आपका आता है कि विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक करंट है। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर, एम्पियर से डिनोट करते हैं। फिर आपका टेम्परेचर है, टेम्परेचर जिसे केल्विन में नापते हैं, टेम्परेचर केल्विन में नापते हैं। ठीक, फिर आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब ज्योति तीव्रता होती है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम किस में नापते हैं? ज्योति तीव्रता। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडिला में नापते हैं, सीडी होता है कैंडिला। फिर पदार्थ की मात्रा, यानी कि जो है आपको मटेरियल का क्वांटिटी बताना है, तो जो मटेरियल की क्वांटिटी होती है उसको मोल में नापते हैं। ठीक है, मोल, MOLE, मोल होता है। मटेरियल की क्वांटिटी को हम MOL, मोल में नापते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, इसके प्रतीक मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडिला और मोल होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपसे पूछा गया है कि ध्वनि गमन नहीं कर सकता, तो ध्वनि जो है वो किस में गमन नहीं कर सकता, मतलब ध्वनि किस में ट्रेवल नहीं कर सकता है, किस मीडियम में? आपको पता है 3 मीडियम होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ध्वनि 3 मीडियम होते हैं। एक होता है सॉलिड, लिक्विड, आपका होता है सॉलिड। 3 मीडियम होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो सबसे ज़्यादा ध्वनि ट्रेवल किस में करता है? इसको चलने के लिए जो साउंड है, साउंड को चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और सबसे ज़्यादा वो ट्रेवल किस में करती है? तो सॉलिड में। सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट या हाइयर ट्रेवल होता है सॉलिड में, हाइयर होता है। फिर इसके बाद लिक्विड होता है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिएगा, सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सॉलिड में हाइयर होता है। फिर देन लिक्विड होता है, और इसके बाद किस में होता है? गैस में। सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा किस में होता है, तो वो सॉलिड में, और सबसे कम किस में होता है, तो वो लिक्विड में वो गैस में होता है। ठीक है, जो ध्वनि तरंगे हैं, ध्यान दीजिएगा, जो ध्वनि तरंगे होती हैं, ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलने के लिए इन्हें माध्यम की ज़रूरत होती है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। अर्थात ये कह सकते हैं कि एक रूप से दूसरे रूप, एक स्थान से दूसरे स्थान में चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। वायु में जो ध्वनि तरंगे हैं ये अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगों के रूप में चलती हैं। ठीक है, तरंगों को चलने के लिए ठोस, द्रव, गैस की ज़रूरत होती है। तो जो वैक्यूम है, वैक्यूम में ना तो सॉलिड होता है, ना ही लिक्विड होता है, और ना ही गैस होती है। तो इसलिए ध्वनि तरंगे किस में ट्रेवल नहीं कर सकती हैं? तो ध्वनि तरंगे आपकी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। यही इसका क्या हुआ? आंसर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कहा जा रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा, ये यांत्रिक ऊर्जा यानी मैकेनिकल एनर्जी है, किसके बराबर होती है? तो ध्यान दीजिएगा, मैकेनिकल एनर्जी, इसका मतलब ये हुआ कि किसी यांत्रिकी के द्वारा, किसी मशीन के द्वारा जो भी एनर्जी का यूज होता है उसे मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। इसे ME से डिनोट करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। और कोई भी फैन है, आपके पास एक फैन है, ठीक है, वो जब तक रुका रहता है तो ये मान सकते हैं कि अगर वो रुका हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी मशीन अगर रुकी हुई है, तो उसमें क्या रहेगा? उसमें पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी से PE से डिनोट करते हैं। और जब वो मूव करता है तो उसमें काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा आ जाती है। जब वो रुका रहता है तो उसमें क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा होती है। और जब वो चलने लगता है तो उसमें गतिज ऊर्जा होती है, जिसे K से डिनोट करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी ME इक्वल टू होता है आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही होता है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है
mgh पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। ठीक है, आपसे कभी कभी पूछा जाता है कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी मिलाकर के क्या होता है, तो मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, और अगर पूछे किसी मैकेनिकल एनर्जी में क्या क्या विद्यमान होता है, तो पोटेंशियल और काइनेटिक दोनों होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो गया, आप ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यही है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है किसी धातु को चाकू से काटा जा सकता है, तो कब, किसी धातु को चाकू से हम कब काटते हैं। ठीक है, किसी धातु को चाकू से कब काटा जा सकता है, तो चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। जो सोडियम धातु होती है, सोडियम, इसे Na से डिनोट करते हैं, ये एक बेस होती है। सोडियम ये क्या है, बेस यानी क्षार होती है। ठीक है, ये अत्यधिक क्रियाशील होती है, अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है, ये मोस्ट रिएक्टिव होती है। ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट रिएक्टिव होती है। ये जितने भी मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं, ये लगभग उसे क्या करती है, रिएक्शन कर जाती है। और ये इसलिए आपके नेचर में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है, आपके नेचर में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। ये इतनी सॉफ्ट होती है कि इसे चाकू से काटा जा सकता है। पूछा था इसका कलर कैसा है, तो इसका कलर लर्न कर लीजिएगा, वाइट होता है। जो सोडियम है उसका कलर कैसा है, वाइट होता है। ये सफ़ेद कलर की होती है, वाइट है, ये बहुत सॉफ्ट होती है, इसी कारण इसे चाकू से काटा जाता है। सोडियम के बाद एक पोटेशियम भी होती है, इसको भी चाकू से काटा जाता है। पूछा था कि कौन सी ऐसी गैस है, एक कौन सा ऐसा मेटल है जो कि केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। ये केरोसिन ऑयल में इसको रखते हैं। तो केरोसिन ऑयल में क्यों रखते हैं, क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव होता है। अगर इसे खुले में रखा जाए तो ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगी। ठीक है, इसलिए इसे किस में रखते हैं, तो केरोसिन ऑयल में। यहाँ पे क्या आंसर होगा इसका, तो सोडियम। ठीक है, नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो हम जान रहे हैं परमाणु के नाभिक में आपके परमाणु के नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ध्यान दीजिएगा, परमाणु के नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। चलिए इसके बारे में भी कुछ जान देते हैं। जो परमाणु यानी एटम, ठीक है, एटम, ये क्या होता है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। किसने बताया था, रदरफोर्ड ने कहा था कि जो परमाणु होते हैं, जो परमाणु हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, इसे विभाजित नहीं किया जा सकता है, इसे तोड़ा नहीं जा सकता है। ये किसी भी केमिकल रिएक्शन में, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं सारे में ये क्या करता है, पार्टिसिपेट कर लेता है। जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं ये सब में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, और ये प्रकृति अवस्था में, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। ठीक, क्योंकि ये मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता ही चल गया होगा, क्या होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसका क्या होगा, सोडियम। नेक्स्ट आगे चलते हैं। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है। ध्यान दीजिएगा, आपसे पूछा था चंद्रशेखर सीमा, तो चंद्रशेखर सीमा स्टार पर लागू होती है। ये बौने ग्रहों के रूप में, ये चंद्रशेखर भौतिक शास्त्री वैज्ञानिक थे। इनका पूरा नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। ठीक है, इनका पूरा नाम था सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, और इन्हें अपने इसी खोज के कारण 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, 1983 में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था इसी खोज के कारण। ठीक है, तो पूछा जाता है कि इन्हें किस खोज के कारण नोबेल पुरस्कार मिला था, तो 1983 में इन्हें इसी पुरस्कार के कारण कि इन्हें चंद्रशेखर सीमा की खोज की थी, नोबेल पुरस्कार मिला था। और उनके साथ एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था विलियम ए फाउलर। ठीक है, क्या नाम था, विलियम ए फाउलर। इनको और चंद्रशेखर और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर दोनों को 1983 में चंद्रशेखर सीमा के लिए, चंद्रशेखर लिमिट के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, ऑक्टोपस का रंग कैसा होता है, ऑक्टोपस के ब्लड का रंग कैसा होता है। तो ऑक्टोपस के ब्लड का रंग, ध्यान दीजिएगा, इसके ब्लड का रंग ब्लू होता है। हम अभी आपको बताते हैं कि इसके ब्लड में ऐसा क्या होता है कि जो इसके ब्लड का रंग ब्लू होता है। ध्यान दीजिए, ऑक्टोपस जो है ये किस संघ का ये किस प्रजाति का, ये किस प्रजाति में आता है, तो ये मोलस्का में आता है। ठीक है, ये मोलस्का संघ का है। ठीक है, जो ऑक्टोपस होता है, इसकी जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होती है, इसकी जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होती है उसमें हीमोसाइनिन पाया जाता है, हीमोसाइनिन पाया जाता है। और इसी हीमोसाइनिन में क्या होता है, कॉपर होता है, और इसी कॉपर के कारण इसके ब्लड का कलर क्या होगा, ब्लू हो जाएगा। तो ऑक्टोपस ये मोलस्का संघ का है, याद रखिएगा। इसके रेस्पिरेटरी पिगमेंट में हीमोसाइनिन होता है, और जिसके कारण इसका रंग क्या होता है, नीला। क्योंकि हीमोसाइनिन में कौन सा मेटल पाया जाता है, तो कॉपर मेटल होता है। अब इतना आप लर्न कर लीजिएगा, इसको कहीं नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये इसमें से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑक्टोपस किस संघ का है, तो ये मोलस्का का है। इसके रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या पाया जाता है, तो हीमोसाइनिन पाया जाता है, और उसमें कॉपर होता है। कॉपर के कारण ही इसके ब्लड का कलर क्या होता है, ब्लू होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका है विद्युत। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत कार्य करने की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहते हैं। तो विद्युत कार्य करने की दर या फिर विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को हम क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी केल्विन ताप पैमाने पर किसी केल्विन ताप से सेल्सियस ताप में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, तो -273 हटा देते हैं। -273 फार्मूला आपको पता है कि केल्विन इक्वल टू होता है डिग्री सेल्सियस पर 273। जैसे आप ध्यान रखिएगा कि आपके पास 37 डिग्री सेल्सियस है और इसे केल्विन में करना है, तो इसमें हम क्या करेंगे 273 ऐड करेंगे तो ये 300 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, अगर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना है तो इसमें हम क्या कर देंगे 273, सॉरी केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो इसमें 273 क्या करेंगे माइनस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो मांसपेशियाँ को हड्डियों से जोड़ने वाले जो भी टिश्यूज़ होते हैं उसको टेंडन कहते हैं। ठीक है, ये मसल्स जो टेंडन होता है आपका मसल्स टू बोन होता है, मसल्स प्लस बोन होता है। ठीक है, सॉरी बोन, मसल्स प्लस बोन होता है। और जो लीगामेंट होता है ये बोन प्लस बोन होता है। ठीक है, ये बोन को हड्डी से जोड़ता है और मसल्स को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो वो होता है टेंडन। ठीक है, जिसे कंडरा कहते हैं, हिंदी में उसे कंडरा कहते हैं और लिगामेंट को स्नायु कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक होता है। तो पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स होता है ये किस ग्रंथि से निकलता है, तो थायराइड ग्लैंड से। थायरॉक्सिन जो हार्मोन है ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है, ये थायराइड ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, ये जितने भी आपकी मेटाबॉलिज्म मूवमेंट को कंट्रोल करने का वर्क करता है। ठीक है, और आपकी जो ब्लड होता है, ब्लड में 100 मिलीलीटर में लगभग 0.3 ग्राम आयोडीन होती है। आप ध्यान रखिएगा 100 मिलीलीटर में 0.3 ग्राम क्या होगा, आयोडीन होगा। मीन्स एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप जो फ्रूट लेते हैं, जो वेजिटेबल लेते हैं, इसमें इतना सॉल्ट होता है कि आपको अलग से सॉल्ट लेने की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन हमें अपने मेटाबॉलिज्म में थायरॉक्सिन को सही करने रहना है, अपने मेटाबॉलिज्म को सही करने रहना है, इसलिए हमें HCl को रिड्यूस करने के लिए क्या खाना पड़ता है, नमक खाना पड़ता है। ठीक है, तो जो आपके 100 मिलीलीटर में लगभग 0.3 ग्राम क्या होता है, आयोडीन होता है। तो थायराइड ग्रंथि को दिन भर में लगभग 120 माइक्रोग्राम आयोडीन रक्त से लेकर के 40 माइक्रोग्राम वापस कर देती है। मतलब 120 माइक्रोग्राम ये लेती है और ब्लड को 40 माइक्रोग्राम क्या करती है, वापस कर देती है। 40 माइक्रोग्राम ये वापस कर देती है और जो भी आयोडीन रह जाता है, जो भी आयोडीन बच जाता है, उसे किसमें, अपने हार्मोन्स को स्रावित करने में काम करती है। तो इसमें इसका आंसर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, आयोडीन होगा। ठीक है, नेक्स्ट है बिल्डिंग के लिए एथाइन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि बिल्डिंग के लिए एथाइन के साथ किसका प्रयोग करते हैं। तो बिल्डिंग के लिए एथाइन को और किस नाम से जानते हैं, एथाइन को एसिटिलीन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एथाइन को और किस नाम से जानते हैं, तो एथाइन को हम एसिटिलीन के नाम से भी जानते हैं, एसिटिलीन इसके नाम से भी जानते हैं। फार्मूला C2H2 होता है, C2H2। इसके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन गैस का। बिल्डिंग के लिए एथाइन के साथ ऑक्सीजन गैस का प्रयोग करते हैं। और बिल्डिंग गैस को ऑक्सी एसिटिलीन बिल्डिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा ऑक्सी एसिटिलीन ये क्या है, तो इसे बिल्डिंग गैस ही कहते हैं। ये भी आपके बिल्डिंग गैस होता है। ठीक है, और इसका कहाँ प्रयोग करते हैं, कोई सामान टूटा फूटा है तो वहाँ पे हम इसका क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे और भी एक चीज़ देख लीजिए कि जो बिल्डिंग गैस, जो कारखानों में एथाइन गैस को कैल्शियम कार्बाइड, अगर कैल्शियम कार्बाइड को हम जल के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो इससे कैल्शियम कार्बाइड को जब जल के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो इसी से क्या निकलता है, एसीटोन नामक पदार्थ निकलता है और जिसे हम बड़े बड़े सिलेंडरों में क्या करते हैं, संग्रहित कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है। तो बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर होती है। ठीक है, जिसमें क्या होती हैं, हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं और ठीक से बच्चे वो नहीं कर पाते, मतलब कि उनकी हड्डियाँ काम नहीं करती हैं, टेढ़ी हो जाती हैं, पेट निकल आता है। जिसे कहते हैं कि बच्चों में जब इसकी कमी हो जाती है तो उनके बोन्स जो होते हैं भंगुर हो जाते हैं, बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, टूटने लगते हैं, टेढ़े हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सहजीवी संबंध दिखाता है, मतलब सिम्बायोटिक रिलेशन की बात कर रहा है, कौन सा ऐसा है जो सहजीवी संबंध दिखाता है। तो लाइकेन, यहाँ पे है आपका लाइकेन जो है वो सहजीवी संबंध दिखाता है। लाइकेन दो से मिलके बना होता है, एक होता है आपका एल्गी और दूसरा होता है फंगस। एल्गी और फंगस ये दोनों मिलकर के लाइकेन बनाते हैं। ठीक है,
कुछ लाइकेन की तुलना में एक संकाय से करते हैं। देखो ध्यान दीजिए, जो फंजाई होती है और जो एल्गी होती है ये एक दूसरे से सिम्बायोटिक रिलेशन पे होती है, मतलब ये एक दूसरे को लाभ पहुंचाता है। ऐसा नहीं कि एल्गी फंजाई को प्रॉफिट कर रही है तो एल्गी फंजाई को कुछ दे रही है तो फंजाई एल्गी को नहीं, फंजाई भी एल्गी को देती है। जब इसमें कुछ देखो क्या होता है कि जब एक दूसरे को हवा पानी और खाना दे और दूसरा एक को अपने रहने के लिए प्लेस दे, उसके रहने के लिए प्लेस दे, स्थान दे जहाँ पे वो पूरी तरह से रह सकते हैं, तो इसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन। मतलब जहाँ पे दोनों एक दूसरे को लाभ पहुँचाते हों और किसी से एक दूसरे को हानि ना हो, वो आपका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या है, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। किसे सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, तो सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को एल्केन, इसे हम क्या कहते हैं, एल्केन, या फिर इसी को हम पैराफिन भी कहते हैं। ठीक है, पैराफिन, इसको एल्केन या फिर पैराफिन कहते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला आपसे पूछा था कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फार्मूला क्या है, तो CnH2n+2, CnH2n+2 ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का फार्मूला होता है। ठीक है, किससे जुड़ा होता है, तो सिंगल बॉन्ड से। ये किससे जुड़ा होगा, सिंगल बॉन्ड से। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है। इसको हम करेंगे कैसे, ध्यान दीजिए, इसमें जो है इसके एग्जाम्पल क्या है, मेथेन, फार्मूला लिखेंगे, इसके एग्जाम्पल क्या है, मीथेन, CH4 एथेन, C2 मेथेन होगा, CH4 एथेन होगा, C2H6 ब्यूटेन है, C3H8। ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के। ठीक है, जहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डिंग बनती है, जहाँ पे कार्बन की सिंगल बॉन्डिंग बनती है। ठीक है, जैसे और कॉमन फार्मूला क्या, CnH2n+2। इसको आप लर्न कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आए कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कॉमन सूत्र क्या है, केमिकल सूत्र क्या है, CnH2n+2 या फिर एथेन मेथेन प्रोपेन, ये सब दे करके आपसे पूछा जाता है कि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फार्मूला है, वो क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्या कंपेरिजन एंड रेयर फ्रैक्शन आर ड्यू टू द वेरिएबिलिटी। जो कंपेरिजन और रेयर फ्रैक्शन है ये किस पे डिपेंड करता है, तो पहले होता कैसे, ध्यान दीजिएगा, कंपेरिजन और रेयर फ्रैक्शन, जहाँ पे वायु के कण पास पास हो जाते हैं, ठीक है, वो कंपेरिजन होता है, और जहाँ पे ये दूर दूर चले जाते हैं वो क्या होता है, रेयर फ्रैक्शन होता है। जहाँ पे ये पास पास होते हैं वो कंपेरिजन होता है, और जहाँ पे ये दूर दूर होते हैं वो क्या होता है, रेयर फ्रैक्शन। और इसका कारण क्या होता है, तो टेम्परेचर डिफरेंस। किसके कारण होता है, टेम्परेचर डिफरेंस। ये क्वेश्चन बहुत फैक्ट है और आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट है द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो मोमेंटम। फार्मूला क्या होता है, P=mv। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, मोमेंटम। ठीक है, इसे संवेग कहते हैं, तो P=mv इसका फार्मूला होता है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है धात्विक में विद्युत प्रवाह का कारण, मतलब इलेक्ट्रिक करंट इज मेटल वायर ड्यू टू फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट में मेटल वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने का कारण क्या है, तो क्या कारण है, इलेक्ट्रॉन। सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा कि इसके जो है फ्लो होने का कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसी इलेक्ट्रॉन के कारण ही ये क्या करते हैं, इसी इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें क्या होता है, धारा प्रवाहित होता है। तो इलेक्ट्रॉन या विद्युत ऋणात्मक आवेश युक्त मूलभूत उपपरमाणविक कण होता है, जो कि परमाणु के नाभिक में चारों ओर, ये परमाणु का नाभिक है, इसके चारों ओर क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। ये इसका द्रव्यमान सबसे छोटा होता है, परमाणु के कम से कम 1000 गुना कम होता है। इसलिए पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो परमाणु से कितना होता है, तो कम से कम 1000 गुना छोटा होता है। ठीक है, परंपरागत रूप से मान सकते हैं कि जो ये आवेश, इसका आवेश क्या होता है, हम जानते हैं इसका आवेश क्या है, ऋणात्मक होता है। इसका मान जो है -1 से भी कम होता है, 1.6 × 10⁻⁹। ये आपको पता ही है कि इसको हम कैसे लिखते हैं, यह होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम से होता है। ठीक है, इसका चार्ज इतना होता है। और एक चीज़ और, इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज रदरफोर्ड ने की है। रदरफोर्ड ने इसकी खोज की है इलेक्ट्रॉन की। आप जे थॉमसन, इसकी खोज किसने की है, जे थॉमसन ने की है इलेक्ट्रॉन की खोज, रदरफोर्ड ने नहीं, जे थॉमसन ने। ठीक है, इसकी खोज जे थॉमसन ने की है। ठीक, और कुछ चीज़ें और हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिए कि कुछ चीज़ें हम और आपको बता देते हैं। जैसे आपसे कभी कभी पूछा था स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की उपस्थिति के कारण जंगरोधी होता है, तो आपसे पूछा था कि स्टेनलेस जो स्टील होती है, स्टेनलेस स्टील में किसके उपस्थिति के कारण जंगरोधी होता है, तो उसमें क्रोमियम होता है, इसीलिए इसमें जंग नहीं लगता। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम के कारण उसमें जंग नहीं लगता है।
और इसमें कितने परसेंट क्रोमियम होते हैं, कितना होता है, तो कम से कम 4 to 5 से 18% तक क्या होता है, क्रोमियम होता है। निकिल की मात्रा कितनी होती है, निकिल की मात्रा 8% होती है। और कार्बन कितना होता है, निकिल की मात्रा लगभग 8% होती है। और कार्बन कितना होता है, तो कार्बन जो होता है आपका 0.1 से लेकर के यहाँ 0.1 से लेकर के 0.7% तक यहाँ इसमें क्या होता है, कार्बन। तो स्टेनलेस स्टील में किसके कारण जंग नहीं लगता है, तो वो क्रोमियम के कारण, जो कि 4.5 से लेकर के 18% तक होती है। क्या क्या होता है, क्रोमियम, निकिल और कार्बन। ठीक है, तो धीरे धीरे करके हम आपकी ये सीरीज़ पूरी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, और इस तरह से आप अभी तो आज ये साइंस का फर्स्ट डे का क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस सेट है। और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आगे भी ये सीरीज़ चलती रहेगी, आपको मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा, आपको अपने लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।